जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं और दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं इनमें हम ऐसे एक्सपेंसेस को रखते हैं जिनका बेनिफिट या तो हमको तुरंत मिल जाता है, जैसे मान लो सैलरी पे हमने कुछ खर्च किया तो सैलरी हमने दी, इस महीने हमारे लिए वो काम कर देगा। हमने रेंट दिया प्रीमिसेस का तो तुरंत उस पर्टिकुलर पीरियड जिसके लिए रेंट दिया उस पीरियड में हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जैसे मान लो हमने एक मशीन खरीद ली, अब जो मशीन खरीद ली तो इसका बेनिफिट हमको तुरंत नहीं मिलने वाला है, हो सकता है ये 10 साल तक मशीन अगर काम करेगी हमारे लिए तो हम कहेंगे कि 10 ईयर्स तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। अब चूंकि ये 10 ईयर्स तक बेनिफिट मिलेगा इसी कारण से हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं मानते हैं और इसी कारण से हम मशीनरी की पूरी कॉस्ट को P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस में नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायोलेशन हो जाएगा। क्योंकि जो मशीनरी की इनकम है वो तो मिलेगी हमें 10 साल तक मशीन हमारे लिए काम करेगी, लेकिन मशीन की जो कॉस्ट है अगर हम उसको पहले ही साल खर्चा मान लेंगे तो ये वायलेशन हो जाएगा। तो इस मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए हम करते क्या हैं, हम कहते हैं कि मशीन हमारे लिए 10 ईयर अगर काम करेगी तो अब इस मशीन का जो खर्चा है वो 10 ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। तो मशीन अगर मान लो हमने 1 लाख रुपए की खरीदी और ये 1 लाख रुपए की खरीदी हुई मशीन मान लो हमारा एस्टिमेट ये कहता है कि 10 ईयर तक काम कर सकती है, तो हम कहेंगे कि 10,000 रुपीज पर, यानी कि 10 ईयर तक जब हम खर्च करेंगे तो 1 लाख रुपए हमारे तब जाकर के खर्च होंगे। तो इसका मतलब एक साल के हिस्से में मशीन की जो कॉस्ट आई वो आई 10,000 और इस कारण से ये जो 10,000 मतलब दिस इज द एलोकेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो एक्चुअली अकाउंटिंग पर्पज से अगर हम देखेंगे तो डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। किसी स्थायी संपत्ति के यूजफुल लाइफ के दौरान उसकी टोटल कॉस्ट को हम बांट देते हैं, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और जो डेप्रिसिएशन है वो पर ईयर लगता रहता है। हाँ, तो डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है चार्ज फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। किसी फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई 10 लाख की एसेट है, अब इस 10 लाख की एसेट को मान लो हम 10 साल यूज करें तो अगर ये एसेट जीरो हो सकती है तो हम कहेंगे कि जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो 10 लाख है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इन प्रैक्टिस होता क्या है कि 10 लाख की अगर हमने कोई एसेट खरीदी, हम 10 ईयर्स तक इसको यूज भी कर लेंगे और उसके बाद भी इसकी कोई वैल्यू बच जाती है जिसको स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, सेलेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू बोल सकते हैं, साल्वेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो 1 लाख इसकी वैल्यू हमारे लिए बच जाएगी, तो हम कहेंगे कि टोटल जो 9 लाख है वो हमने 10 ईयर्स के दौरान इसका कंज्यूम कर लिया, तो हम 9 लाख जो है इसी को 10 साल में बांट देंगे, क्योंकि 10 साल के लास्ट में 9 लाख कंज्यूम करने के बाद 1 लाख की ये एसेट हमें मिल जाएगी, बिक करके इससे पैसा मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक परमानेंट, कंटिन्यूइंग और ग्रेजुअल श्रिंकेज होता है बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि जो फिक्स्ड एसेट होती हैं जैसे मशीनरी है या फर्नीचर है तो इनमें परमानेंट इनकी कीमत में गिरावट होता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, हमेशा कीमत गिरती रहती है। बुक वैल्यू इनकी श्रिंकेज होती है। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू हम बुक में दिखाते हैं, जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्योंकि हम कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएशन घटाते रहते हैं तो कंटिन्यूअसली श्रिंक होती रहती है इसकी वैल्यू, आने वाली जो नेक्स्ट ईयर की बुक्स होती है उनमें और कम होती चली जाती है। डेप्रिसिएशन जो हम अकाउंटिंग में लगाते हैं वो हमेशा उसका जो बेस्ड होता है वो कॉस्ट ऑफ एसेट होता है। मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है कि जिस कॉस्ट पे हमने उस एसेट को एक्वायर किया था। तो डेप्रिसिएशन जब भी हम लगाते हैं तो उसका बेस हमेशा कॉस्ट ही रहता है। डेप्रिसिएशन को हम एक्सपायर्ड कॉस्ट या एक्सपेंस भी बोलते हैं। एक्सपायर्ड कॉस्ट या एक्सपायर्ड एक्सपेंस ऐसे कॉस्ट या ऐसे खर्चों को बोलते हैं जिनको हम कर चुके हैं और अब उनसे हम कोई बेनिफिट तो ले सकते हैं उनके बदले में, लेकिन हम उनको रिकवर नहीं कर सकते। तो डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपायर्ड कॉस्ट होता है, ऐसी कॉस्ट होती है जो खो चुकी है। कोई एसेट हमने ली और उस पर मान लो 5 साल हमने यूज किया, तो एक्चुअल में
वो 5 साल बाद अगर बिकेगी तो जनरली वो कम कीमत पे बिकेगी, जितने कम पे बिकेगी वही डेप्रिसिएशन होता है, वही डेप्रिसिएशन हमारी खोई हुई एक्सपायर्ड कॉस्ट है। अब ये डेफिनेशन आप अपने आप पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सिमिलर टर्म्स। अब सिमिलर टर्म्स में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये दो टर्म्स यूज होती हैं, डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन। कभी इससे रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन भी एक दफा किया था कि डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन। देखिए, अब अकाउंटेंसी के अगर कोर हिसाब से कहेंगे, कैलकुलेशन हिसाब से कहेंगे, ट्रीटमेंट हिसाब से कहेंगे तो डेप्रिसिएशन के अंदर ही ये दोनों आ जाते हैं, चाहे डिप्लेशन है या एमोर्टाइजेशन है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबका एक जैसा ही रहता है और सबका मतलब कीमत में कमी ही होता है और सबका मतलब कॉस्ट का एलोकेशन होता है। अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमेशा और हमेशा यही बनेगा कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी फिक्स्ड एसेट की जितनी यूजफुल लाइफ है, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट है, मान लो 5 साल वो काम करेगी, तो उस एसेट की कीमत अगर 5 लाख है तो 5 लाख को 5 साल में बांट देंगे, मतलब 1 लाख हर साल कम हो जाएंगे अकाउंट के हिसाब से। तो यही है, अब चाहे डिप्लेशन हो, चाहे एमोर्टाइजेशन हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, इन सब का मतलब एक ही होता है। हालांकि कंसेप्चुअली इनका थोड़ा थोड़ा डिफर होता है यूसेज के हिसाब से, यानी कि किन संदर्भ में, किन रेफरेंसेस में हम यूज करते हैं। डिप्लेशन जो टर्म यूज की जाती है, ये यूज की जाती है माइंस या क्वेरीज के लिए। जैसे हम कोई क्वेरी लेते हैं, माइन लेते हैं, क्योंकि उनमें डिप्लेट होता है, यानी कि हम सतह को हटाते चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई फील्ड, कोई हमने ले लिया कोई एरिया कि भी हम इसको 5 साल के लिए, 6 साल के लिए ले रहे हैं, और हम उसमें से कोई ईंट भट्टे वाले ने ले लिया तो वो मिट्टी उठाएगा, मिट्टी उठाता चला जाएगा, उठाता चला जाएगा। ऐसे ही कोल माइन हो सकती है, कोल निकालता चला जाएगा। ऐसे ही कोई और भी कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिनमें डिप्लेशन होता है, जिनमें से माल उठाया जाता है और वो माल कम होता रहता है, तो डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। एमोर्टाइजेशन जो वर्ड यूज किया जाता है ये भी डेप्रिसिएशन ही होता है, लेकिन एमोर्टाइजेशन वर्ड जो यूज होता है ये होता है इंटेंजिबल एसेट के लिए। इंटेंजिबल का मतलब अदृश्य, ऐसी एसेट, अब याद रखना कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इंटेंजिबल एसेट जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड एसेट के साथ साथ इंटेंजिबल एसेट रियल होती हैं, एसेट रियल होती हैं, मतलब ये फिक्टिशियस नहीं होती हैं, ये रियल में एसेट होती हैं, रियल एसेट होती हैं। बस बात ये है कि ये दिखाई नहीं देती हैं हमको, मतलब सच एसेट्स हैव नो फिजिकल प्रेजेंस, उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं रहता है। जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, गुडविल, ये सब हमारे लिए इन एसेट्स की कीमतों में जो कमी होती है तो उसको एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। जैसे मान लो पेटेंट हमने किसी चीज का ले लिया और वो पेटेंट हमने किसी को दिया कि 20 साल आप यूज कर सकते हो हमारे पेटेंट को, तो 20 साल में हमने जितना रुपया इस पे खर्च किया है शुरू में, मान लो हमने 20 साल के लिए 20 लाख में कोई पेटेंट लिया, तो इसका मतलब आने वाले 20 साल में, इन द कमिंग 20 ईयर्स, विद इन द कमिंग 20 ईयर्स वी वुड यूटिलाइज दिस 20 लाख रुपीज जो हमने खर्च किया है। जो 20 लाख आज हमने खर्च कर दिया, इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन भी था, कॉपीराइट पे, पेटेंट पे, ट्रेडमार्क पे आप खरीदने में जो खर्च करते हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये आपकी कैपिटल एसेट है, मतलब फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट पे खर्च किया तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसलिए ये आपकी फिक्स्ड एसेट बन जाती हैं और आने वाले 20 साल में आप इन पे 1-1 लाख करके डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेकिन उसको बोलेंगे एमोर्टाइजेशन, क्योंकि ये इंटेंजिबल है। इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता क्यों है, उसका कारण क्या है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में हम देखेंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। तो चाहिए डेप्रिसिएशन हो, चाहे अमोर्टाइजेशन हो, चाहे डिप्लेशन हो, उन सब के लिए कॉमन चीजें हैं, बाकी अब जितनी भी आएंगी वो सब कॉमन यूज होगी सबके लिए, सारा जो कॉन्सेप्ट होगा। वियर एंड टियर हो सकता है ड्यू टू यूज, मतलब समय के साथ भी होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है कीमत कम होती जाती है, पैसेज ऑफ टाइम जैसे भी होगा, यूज हम करेंगे एसेट को तो यूज करने से भी उसकी कीमत कम होती है। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट का एक्सपायर हो जाना, ये कॉपीराइट के केस में, पेटेंट के केस में, ट्रेडमार्क के केस में, फ्रेंचाइजी के केस में हो सकता है कि लीगल राइट हम लेते हैं कॉपीराइट, तो अब लीगल राइट मान लो 10 साल के लिए मिला, तो जैसे जैसे 10 साल पूरे होते जाएंगे वो एक्सपायर कर जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ऑब्सोलेसेंस, अप्रचलन के कारण। अप्रचलन होता है कि जैसे नई टेक्निक आ गई, मान लो हम टाइपराइटर यूज कर रहे हैं और टाइपराइटर जो हमारा था वो बिल्कुल एकदम नया बना रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो आगे भी काम कर सकता है लंबे समय तक। लेकिन अब आ गए कंप्यूटर। अब जब कंप्यूटर आ गए तो हर आदमी कंप्यूटर यूज करने लग गया, चाहे आपका टाइपराइटर एकदम सही हालत में है फिर भी अब उसकी कीमत वो नहीं मिल सकती है जिस पे वो अब से पहले था जब कंप्यूटर यूज नहीं होते थे। तो ये अप्रचलन के कारण भी कीमतें कम हो जाती हैं। एबनॉर्मल फैक्टर, इसके अलावा अन्य भी कोई असामान्य कारण भी हो सकता है। इसमें कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी का कारण हो सकता है, कारण चाहे कोई भी हो, कीमत का जो कमी होना है वो डेप्रिसिएशन ही कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नीड फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? तो मैचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ये मैं इसलिए करा रहा हूं पॉइंट क्योंकि आजकल जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनमें ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, 4 पॉइंट पूछ लेते हैं कि विच वन इज करेक्ट, इसलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है। और ये सब एनसीईआरटी से लिए गए एकदम, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी में कहा गया है जो 12th लेवल का मेन हमारे सामने मॉडल होता है, स्टैंडर्ड होता है, इसलिए मैं इनको रख रहा हूं केवल। मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एक तो जरूरत ये होती है कि डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं तभी जाकर के मैच होता है कॉस्ट का और रेवेन्यू का। मैच का मतलब यहाँ पे होता है समय से कि 1 साल का, ये हमने शुरू में बताया था। कंसीडरेशन ऑफ टैक्स, टैक्स का कंसीडरेशन, अगली बात है कि देखो अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे फिक्स्ड एसेट पे तो हमारा प्रॉफिट बेवजह ज्यादा दिखेगा। हम सेल में से परचेज घटा दी, जितनी हमने सेल की पूरे साल उसमें से परचेज घटा दी तो प्रॉफिट आ गया। लेकिन भाई हमारी जो मशीन घिसी है, कोई फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, वो सब अगर हमने नहीं रखा तो हमारा प्रॉफिट बेवजह इन्फ्लेटेड दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा और हम ज्यादा टैक्स दे देंगे। तो टैक्स को कंसीडर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको डेप्रिसिएशन को घटाते हैं कि भाई हमारी एसेट भी तो यूज हुई है। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, अगली बात है कि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमारी एसेट की जो पोजीशन है वो ट्रू और फेयर नहीं होगी। उचित पोजीशन दिखाने के लिए हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे, तब हमारी वास्तविक पोजीशन दिखेगी बैलेंस शीट में। कंप्लायंस विद लॉ, अब लॉ का पालन भी हो जाता है क्योंकि लॉ कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट की, फिक्स्ड एसेट्स पे, तो हमको वो लगाना होता है, तो कानून का भी पालन होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को प्रभावित करते हैं कि डेप्रिसिएशन कम लग जाए या ज्यादा लग जाए। तो इसमें जो मेजर फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एसेट, स्वयं किसी एसेट की कॉस्ट प्रभावित करती है। ज्यादा कॉस्ट वाली एसेट का डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा, कम कॉस्ट वाली एसेट का डेप्रिसिएशन भी कम होगा। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू, ये भी प्रभावित करती है। यानी कि जब हम किसी एसेट को कहते हैं कि हमने 10 लाख में खरीदी और ये 10 साल काम करेगी, तो हम कहेंगे कि हम कितने को इस 10 साल के दौरान यूटिलाइज कर देंगे, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा। तो वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि 10 साल बाद इस एसेट की वैल्यू क्या बचेगी। मान लो 10 साल बाद इसकी वैल्यू बचेगी, हमने एस्टिमेट लगाया कि भी 5 लाख की, तो ये तब भी बिक जाएगी। इसी को स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी कह सकते हैं। तो मान लो 5 लाख की बिक जाएगी, इसका मतलब केवल 5 लाख ही हमने खर्च किया, तो जो बाकी पैसा है 5 लाख जो यूज किया है वही केवल डेप्रिसिएशन होगा। अगर मान लो वो 1 साल बचेगी उसकी वैल्यू, 10 साल के बाद में तो केवल 9 लाख ही यूटिलाइज होगी, तो उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन भी कम ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट यही है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या है कि 10 लाख की कोई एसेट खरीदी, मान लो हम इसको 10 साल तक यूज करें और उसके बाद इसकी जो कीमत है वो 1 लाख बच जाए, तो 1 लाख हो गई इसकी स्क्रैप वैल्यू और 1 लाख हो गई इसकी। अब हमारे पास जो बचेगी एस्टिमेटेड, इसकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट कही जाएगी 9 लाख, मतलब 9 लाख वो कॉस्ट है जो इसकी डेप्रिसिएट हो जाएगी। अब ये डेप्रिसिएट कितने दिन में हो जाएगी, इसको कहते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि कितने दिन वो काम करेगी। मान लो वो एसेट हमारे पास 10 साल काम करेगी, तो हम कहेंगे कि जो 9 लाख रुपए हैं हम वो 10 साल में खर्च कर लेंगे। अब ये जो 9 लाख रुपए हैं इनको हम 10 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पर ईयर 90,000 रुपए लग जाएगा। अब ये मेथड होता है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के वैसे तो कई मेथड हैं, लेकिन मेनली 2 मेथड यूज होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है इसमें फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट ऑफ एसेट, जैसे हमने अभी यहाँ निकाला। मान लो एसेट की कॉस्ट 10 लाख है। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट होती है इसमें एसेट खरीदने की कीमत, साथ ही साथ उसका भाड़ा, साथ ही साथ उस पर अगर कोई कमीशन दिया वो,
साथ ही साथ उसको संस्था में काम लायक बनाने के लिए किसी को मजदूरी दी या कोई खर्च किया, वो सब जुड़ जाते हैं। तो 10 लाख मान लो वो टोटल कॉस्ट पड़ी हमें। अब इसमें से माइनस करते हैं हम एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। मान लो एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख, जो कि अभी यहाँ मान, अपॉन डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो मान लो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है वो 10 लाख है, तो इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 10 लाख में से एक गया, 9 लाख बचेगा। यही जो यहाँ पे निकाला है, 9 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 साल से, 10 ईयर से, तो इसका मतलब जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा 90,000। यानी कि हर साल हमारा 90,000 रुपये इस एसेट की कीमत में कमी हो जाएगी, और इसको हम P&L में खर्चे वाली साइड में दिखाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखें कि जो एसेट की टोटल कॉस्ट होती है उसको तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेकिन जो डेप्रिसिएशन हो गया अब ये 90,000 एक साल का, ये रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि ये एक साल में कम हो रही है, तो एक साल से रिलेटेड है, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम रेवेन्यू एक्सपेंस बोल देते हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब चूंकि हमने ये तो निकाल लिया इसको तरीका इसका, लेकिन रेट अगर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जनरली अकाउंटेंट क्या करते हैं, शुरू में एस्टीमेट लगा करके एक रेट बना लेते हैं डेप्रिसिएशन का, और उस रेट से वो सालाना कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो रेट निकालने का तरीका होता है एनुअल डेप्रिसिएशन जितना लगा, जैसे मान लो इस केस में 90,000 है, तो ये 90,000 रुपये एनुअल जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा, और अपॉन लिख देंगे उसकी टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में ध्यान रखेंगे केवल उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यानी कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वायर है वो लिखी जाएगी, यानी कि 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए की हमने खरीदी थी और 90,000 हम सालाना लगाएंगे, तो इसका परसेंटेज में जो निकलेगा वो आ जाएगा इंटू 100 कर देंगे, और ये जो रेट आएगा उसको कहेंगे कि इतने % डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। अब है एडवांटेजेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये आप पढ़ लेंगे, सिंपल है, इजी है, इसमें जीरो वैल्यू तक पहुंच जाता है। जैसे मान लो 10 लाख की एसेट है, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम 1-1 लाख अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, या मान लो 90,000 ही लगा लो, तो आप लास्ट में इसमें जीरो पहुंच जाएगी इसकी वैल्यू। सेम अमाउंट हर साल चार्ज होता है। अब क्योंकि सेम अमाउंट लगता है इसमें डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा इक्वल इंस्टॉलमेंट भी कहा जाता है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके अलावा इक्वल इंस्टॉलमेंट के अलावा इसके और भी नाम हैं। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके अलावा इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ये इनके नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो क्योंकि इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड रहती है इसलिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है डेप्रिसिएशन हमेशा। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 10 लाख, जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा उसी पे लगेगा, तो इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं। सिंपल है, सेम है, यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। ये सूटेबल तभी होगा ये मेथड जब हम किसी एसेट का, क्योंकि आपने ध्यान दिया कि जो डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं वो तब निकालते हैं जब यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट निकाल लेते हैं, तो ये ऐसी एसेट पे ही प्रभावी रहता है जिनका हम यूजफुल लाइफ निकाल सकते हैं। अब है लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि फॉल्टी एजम्पशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ एन एसेट इन द डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर। क्योंकि हम हर साल डेप्रिसिएशन बराबर मान रहे हैं, तो हम तो ये मान रहे हैं कि इस एसेट का जो खर्चा है हमको हर साल बराबर पड़ रहा है, लेकिन ये अव्यावहारिक है, ये फॉल्टी एजम्पशन है। क्योंकि वास्तविकता क्या होती है कि जब हम कोई नई एसेट खरीदते हैं तो शुरू के वर्षों में उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है और बाद के वर्षों में उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब शुरू के वर्षों में उसने हमें ज्यादा बेनिफिट दिया और बाद के वर्षों में कम, और खर्चा हमने हर साल में बराबर मान लिया। तो ये एक तरह से जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसको पालन तो हम करते हैं डेप्रिसिएशन से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब वो एकदम सही मैच नहीं हो पाता है। क्योंकि वो डेप्रिसिएशन तो हम इस साल भी बराबर लगाएंगे और 10वें साल भी बराबर लगाएंगे, लेकिन पहले साल इसका जो इनकम मिलेगी हमें सबसे ज्यादा मिलेगी, नई नई एसेट ज्यादा काम करेगी, और 10वें साल वो बहुत कम काम करेगी। दूसरा है टोटल अमाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। अगली बात है कि हम कहने को तो बोल देते हैं कि इसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट है, बराबर खर्चा पड़ता है हर साल, लेकिन वास्तविकता नहीं है, ये बराबर नहीं पड़ता टोटल खर्चा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन ही नहीं जाता, उस फिक्स्ड एसेट का मेंटेनेंस का खर्चा भी जाता है। अब आप देखो कि डेप्रिसिएशन तो हमने बराबर बांट दिया,
लेकिन वास्तव में होता क्या है कि जो उसका रिपेयर का खर्चा है वो जब नई एसेट होती है तो रिपेयर कम रहती है। जैसे हमने एक मशीन खरीदी तो पहले साल तो वो हो सकता है फ्री में ही रिपेयर हो जाए, मतलब रिपेयर की जरूरत ही ना पड़े, 2-3 साल की गारंटी वारंटी रहती है। चौथे 5वें साल में उसकी रिपेयर बढ़ती चली जाएगी और लास्ट के 9वें 10वें साल में रिपेयर का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेट जो बर्डन पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे वो पहले के वर्षों में कम पड़ेगा और लास्ट के वर्षों में ज्यादा पड़ेगा, जबकि डेप्रिसिएशन हर साल बराबर रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो इम्पैक्ट पड़ेगा डेप्रिसिएशन प्लस उसके एक्सपेंस का वो पहले के वर्षों में कम और लास्ट के वर्षों में ज्यादा पड़ जाएगा, इसलिए ये यूनिफॉर्म खर्चा भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कि इसमें एसेट की वैल्यू कम होती चली जाती है, राइट डाउन होती रहती है। इस मेथड को जब यूज करते हैं तो वैल्यू रिड्यूस होती रहती है, इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको बोल देते हैं। इसके अलावा इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, क्योंकि इसमें वैल्यू जो एसेट की है वो हमेशा डिमिनिश होती जाती है और डिमिनिश होती वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। इसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला इसका ये यूज किया जाता है 1 - n √s/c × 100। तो जब कभी निकालना हो तो इसका डेप्रिसिएशन का रेट हम इस तरीके से निकालते हैं और इसी कारण से ये थोड़ा सा टफ रहता है। ये इसकी लिमिटेशन भी है कि इसका जो डेप्रिसिएशन निकालना वो थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल होता है निकालना। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। जैसे मान लो कोई एसेट है, हमने वो 10 लाख में खरीदी और 10 साल यूज करेंगे हम और 1 लाख में बिक जाएगी, तो हम लिखेंगे 1 - n यानी कि 10 ईयर 10 साल। रूट करेंगे s का मतलब है साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो बचेगी। मान लो 1 लाख बचेगी उसकी वैल्यू, तो 1 लाख, और c की जगह जहां पे c लिखा है ये कॉस्ट ऑफ एसेट, मान लो वो 10 लाख की है, तो हम लिखेंगे रूट 1/10, 1 लाख/10 लाख, इसका रूट निकालेंगे और 1 - n यहाँ पे कर देंगे 1 - 10 यानी कि 0.9 और इंटू 100 कर देंगे तो डेप्रिसिएशन का रेट निकल आएगा। अब है एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के जो एडवांटेजेस है वो क्या है, तो इसके एडवांटेजेस ये ज्यादा रियलिस्टिक एजम्पशन है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रियलिस्टिक यानी कि इसलिए है क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि किसी एसेट पे शुरू के वर्षों में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा और बाद वालों में कम लगेगा, और यही वास्तविकता भी होती है कि आप नई मशीन लाओ कोई, जैसे इन दोनों का मैं डेप्रिसिएशन निकाल करके बता देता हूँ, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। जैसे मान लो हमने 10 लाख की कोई एसेट खरीदी, अब 10 लाख की एसेट खरीदी हमने, तो पहले लगाते हैं इस पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन। जब हम लगाएंगे फिक्स्ड से जब लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से लगेगा कि जो 10 लाख है इसकी साल्वेज हम वैल्यू मान लेते हैं 0, और मान लो 10 ईयर्स का जो डेप्रिसिएशन लगेगा इसका वो इस तरीके से लग जाएगा कि 1 लाख पर एनम। और इसको डेप्रिसिएशन को जब हम बुक्स में दिखाएंगे, मैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ डेप्रिसिएशन का, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी आपको दिख जाएगा। एक अकाउंट में अभी यहाँ पे बना देता हूँ, बस एक एसेट हमने जब खरीदी तो मान लो वो कैश खरीदी। अब देखो इसका रूल भी यहाँ पे क्या बहुत सिंपल है, जब आप फिक्स्ड एसेट बनाएंगे तो उसका रूल होता है, आपको पता है एसेट का कि वो बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, घटती है तो क्रेडिट करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो बढ़ेगी इसलिए सीधे डेबिट में लिख देना है, फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो घटेगी इसलिए यहाँ लिख देना है, डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट घटेगी इसलिए यहाँ लिख देना है, तो जब भी घटेगा यहाँ लिख देना है, बढ़ेगी तो यहाँ लिख देना है। तो टू कैश, कैश में हमने खरीद ली मान लो 10 लाख की, तो जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उससे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा उसको देख लेते हैं। अब पहले साल जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन और ये हो जाएगा 1 लाख। अब क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो हर साल एकदम बराबर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। साल के लास्ट में हम निकाल लेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो डेट आप लिखते रहेंगे, वो मैं जान करके नहीं लिख रहा हूँ जल्दी के लिए। डेट यहाँ पे जिस दिन खरीदेंगे उस दिन की डेट आ जाएगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे तब की, और यहाँ जब बैलेंस बचेगा तब की।
तो ये 10 लाख में से 1 लाख डेप्रिसिएशन लगने के बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 9 लाख। बस इस तरीके से अब हम आगे बढ़ जाएंगे। इस साल का जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख, और यही टोटल इस साइड में भी आ जाएगा 10 लाख। तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए जब मूव करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट ईयर में जो ये बैलेंस है पिछला, ये आगे आ जाएगा। इसको हम ले आएंगे टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। जब आगे लाते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे इसको हम 9 लाख, जो पिछला बैलेंस था वही यहाँ पे आगे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम बाई डेप्रिसिएशन, अब क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो फिर 1 लाख ही लगेगा। और यही बस तरीका है, इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन चलता रहता है। इसको हम आगे यहाँ पे रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन इस बार 1 लाख लगा, और जो बैलेंस बचेगा इस बार वो 8 लाख बच जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल रहेगा इस साइड का वो 9 लाख रहेगा, और इस साल का भी टोटल रहेगा 9 लाख। बस ये तो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसी को मैं बताता हूँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जब लगाएंगे तो इसमें क्या बदलाव आ जाएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जब बनाएंगे इसी क्वेश्चन को हम, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, इसमें चेंज आ जाएगा। इस बार इसमें मैं लिख देता हूं, ये हमने अपनाया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, अब जब हम इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड से करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो इसमें क्या हमें बदलाव दिखेगा। जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम करेंगे तो रिड्यूसिंग से अगर करेंगे तो 10 लाख की जो एसेट थी हमने पहले खरीदी थी, उस पर पहले साल तो 1 लाख लग जाएगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी ये 9 लाख आ जाएगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा ये 9 लाख आने के बाद ये अब 10 लाख पे नहीं लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की तरह, अब ये लगेगा इस 9 लाख पे, और 9 लाख का 10% अगर मान लो एज्यूम कर लेते हैं रेट, तो वो लगेगा अब केवल 90,000, और 90,000 जब लगेगा तो ये हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी इस बार, ये अब बचेगी 90 घटेगा 9 लाख में से, और ये बच जाएगी 8,10,000। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट करते हैं। बस आगे बढ़ जाते हैं, ये दोनों मेथड्स का थोड़ा सा ये बताया था, आगे जो टेक्निक आएगी उसके हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे, बता देंगे। लिमिटेशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की कुछ लिमिटेशन है कि कैन नेवर बी जीरो। अब इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, ये यहाँ बाकी चीजों में तो ये साइंटिफिक है, टैक्स वाले इसको मानते हैं, बेटर समझा जाता है कि भाई व्यवहारिक भी है, देखो पहले साल ज्यादा लगा अगले साल कम लगेगा, और उससे नेक्स्ट ईयर पहले साल लग गया डेप्रिसिएशन 1 लाख, अब लगा 90,000, अगले साल और कम लगेगा क्योंकि 8,10,000 पे लगेगा, फिर और कम लगेगा। तो यहाँ तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू व्यवहारिकता से परे रहेगी। आप चाहे इसको 20 साल तक लगा लो, हमेशा 10% डेप्रिसिएशन लगेगा और 90% वैल्यू बचती रहेगी, जो कि कभी भी जीरो नहीं होगी। और ये एक व्यवहारिक बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई एसेट परमानेंट उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। तो ये इसलिए इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा, ये डिफिकल्ट है कैलकुलेशन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अभी ये जो मेथड हमने देखे ये थे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन अगला मेथड हम देखेंगे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के जो मेथड है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, दूसरा होता है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला मेथड देखते हैं कि जो पहला मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं एसेट अकाउंट को। तो ये किस तरीके से रहता है, ये जो मेथड है ये कहता है कि जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो सीधे एसेट अकाउंट में चार्ज होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। डेप्रिसिएशन लगा, एसेट अकाउंट को चार्ज हुआ सीधा का सीधा। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रहा है और वो एसेट अकाउंट को सीधा चार्ज हो रहा है, इससे क्या है कि जो एसेट की कीमत है वो घटती चली जा रही है आगे के लिए। ये डेप्रिसिएशन चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, इससे क्या है बैलेंस शीट में अब जो एसेट की वैल्यू दिखेगी वो ये दिखेगी। फर्स्ट ईयर में जो एसेट का बैलेंस शीट में दिखाई देगा वो ये देगा, और नेक्स्ट ईयर में जो देगा एसेट का बैलेंस वो ये दिखाई देगा। मतलब हर साल ये डेप्रिसिएशन की वजह से कम होता चला जाएगा। दूसरा मेथड मैं बताता हूं
जो कि है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन का ये वाला मेथड रिकॉर्डिंग का अपनाते हैं, ध्यान दें यहाँ पे ये अकाउंटिंग के रिकॉर्ड करने के मेथड हैं और वो कैलकुलेशन के मेथड थे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और रिड्यूसिंग। अब फिक्स्ड मेथड से ही हम ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में कि अगर मान लो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बना रहे होते तो ये जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होता। तो इस ट्रीटमेंट में ये बदलाव आ जाता है यहाँ पे कि हम 10 लाख की हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी, उस समय तो 10 लाख की हमारी एसेट बन गई, डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख का। अब यही यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम ये वाला मेथड अपनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या इसको हम कह सकते हैं अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसमें क्या करते हैं हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन बनाते रहते हैं और फिक्स्ड एसेट पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसी चीज को कहते हैं कि हम उस डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा। मतलब यहाँ पे हम ये जो डेप्रिसिएशन रखा है इस मेथड में नहीं रहता है और इसलिए जो बैलेंस है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखता रहता है, ये इतना ही दिखेगा 10 लाख बैलेंस। नेक्स्ट ईयर में भी हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, मतलब हर साल जब तक ये एसेट हमारे पास रहेगी तब तक इसकी वैल्यू हमेशा 10 लाख की बुक्स में दिखती रहेगी। और अब इसका मतलब हम जो डेप्रिसिएशन है उसको कहां रखेंगे, तो डेप्रिसिएशन को हम कहां रखेंगे, डेप्रिसिएशन को हम रखेंगे अलग एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कहो इसको। इस तरीके से बनेगा, इसको हम कहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अलग से एक अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या इसी को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसको प्रोविजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमने प्रोविजन कर लिया फ्यूचर के लिए कि जो एसेट की कीमत घट रही है, प्रोविजन का मतलब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका हमने प्रोविजन कर लिया फ्यूचर के लिए। इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते हैं। अब करते कैसे हैं उसका तरीका देखो, इसमें हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को जब बनाते हैं कि जब डेप्रिसिएशन लगना था, यानी कि यहाँ पे जो लगना था फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगा करके हमने यहाँ पे लिखा बाई डेप्रिसिएशन। अगर इसकी एंट्री कहेंगे तो एंट्री इस तरीके से होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन बनाने की एंट्री। और ये जो 1 लाख डेप्रिसिएशन लगता था वो हम इसको यहाँ साइड में इस अकाउंट में प्रोवाइड करते रहेंगे, मतलब एसेट में नहीं घटाया, अलग से हमने प्रोवाइड कर लिया। और इस तरीके से ये बैलेंस आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का ये जो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1 लाख एज इट इज, ये बैलेंस हो गया। यही बैलेंस इस साइड में भी हमको दिखेगा 1 लाख, और यही हमारे लिए पहले साल का बैलेंस भी बच जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब इस साल का जो प्रोविजन में बैलेंस बच गया ये इतना रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अब हम इस प्रोविजन को आगे लाएंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये पिछला जो बैलेंस था 1 लाख, ये हम यहाँ पे इसको बैलेंस को ले आएंगे। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फिर लगना था सेकंड ईयर का, ये सेकंड ईयर है, तो इसको हम लगा देंगे बाई डेप्रिसिएशन, मतलब जितने भी ईयर तक हमारे पास एसेट रहेगी वो डेप्रिसिएशन अलग से यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। अगर 6 महीने का होता तो आधा ही लग जाता, जितने दिन का हम लगाएंगे। तो फिर से अब ये एक्यूमुलेट होकर के हमारा बन गया टोटल, इस साइड आ गया 2 लाख, और यही टोटल इस साइड भी आ जाएगा डेबिट साइड में। और अब हमारा जो प्रोविजन का बैलेंस है वो यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख रुपए, यही हम इसको बैलेंस भी बोलेंगे इस साल सेकंड ईयर का हमारे पास फिर से जो बैलेंस बच गया टू बैलेंस CD। तो इस तरीके से प्रोविजन अलग रहा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात नोट करने की है कि फर्स्ट ईयर अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई आपका जो बैलेंस है एसेट का वो 10 लाख है, तो 10 लाख कैसे है, कि हम कहेंगे कि देखो डेप्रिसिएशन हमने घटाया नहीं है, लेकिन हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे
एक्यूमुलेट है, फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस था डेप्रिसिएशन का वो 1 लाख था, तो कुल मिलाकर के बुक वैल्यू 9 लाख है। केवल फर्क ये रहा कि हमने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट अलग रखा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से बना लिया, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बात आती है कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी, क्या हम इसको यूज करेंगे कि हाँ ये डेप्रिसिएशन हम घटाएंगे तब जब ये एसेट बिकेगी। मान लो इस एसेट को हम नेक्स्ट ईयर में बेचने लग जाते हैं। अब ये जो एसेट थी 10 लाख का बैलेंस अभी तक हमारे पास जो चल रहा था, ये बैलेंस 10 लाख ही चलता रहेगा। मान लो ये जो 10 लाख का बैलेंस है ये चल रहा है हमारे पास। अब इस पे हम लगा रहे हैं, अगर इसको सेल कर रहे हैं हम, तो जितने रुपए हम सेल करेंगे उतने रुपया यहाँ पर लिख दिया जाएगा बाई कैश या बैंक अकाउंट। अब क्योंकि बेच रहे हैं तो कम हो रही है एसेट, कम होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे। मान लो हम इस एसेट को बेच रहे हैं 8,50,000 में, तो इसका ट्रीटमेंट अब कैसे होगा ये देख लें केवल, और ये डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक इसी के साथ लगभग क्लियर हो जाएगा। इसमें सारे ट्रीटमेंट में बता दूंगा। बाई कैश अकाउंट, मान लो हम इसको बेच रहे हैं 8,50,000 में, इसको हम बेच रहे हैं एसेट। अब हम कहेंगे कि चूंकि इस एसेट को हम बेच रहे हैं तो अब इसके प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो इसका जो प्रोविजन है वो भी क्लोज कर दिया जाएगा। इसका जो प्रोविजन अभी तक जितना हो गया है हमारे पास, मान लो ये टोटल प्रोविजन 2 लाख है, तो इस प्रोविजन को अब हम क्या करेंगे, अगर ये सेकंड ईयर के लास्ट में बेच दी होती तो यहीं क्लोज होता था, लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं कि थर्ड ईयर के शुरू में ये बेच दी। तो थर्ड ईयर के शुरू में जब बेच दी जाएगी तो थर्ड ईयर वाला जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का, मतलब यानी कि एक्यूमुलेट कर रखा है हमने, उसको हम पहले यहाँ लाएंगे बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। जो 2 लाख का बैलेंस था पिछला उसको पहले आगे लाएंगे, और अब चूंकि ये जो प्रोविजन है इसकी जरूरत नहीं रही, जो एसेट बेचेंगे हम जितनी उतने का प्रोविजन हम उस एसेट अकाउंट में इकट्ठा एक ही बार में भेज देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट में हम इसको भेज रहे हैं जितना भी डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अब आगे इसकी जरूरत नहीं है, ये एसेट ही बिक गई, तो अब इसका जो प्रोविजन है वो भी क्यों रखेंगे हम, यानी कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या लिख देंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी लिख दो। ऐसा करके हमने इस जो एसेट हमने बेच दी इसका प्रोविजन हमने बंद कर दिया, और इसको लिख देंगे हम 2 लाख। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा कि देखो हमारे पास ये जो एसेट की कीमत थी बाई बैलेंस शीट 10 लाख, ये थर्ड ईयर में इसकी जो कीमत आई आगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो लिखी नहीं थी, यहाँ से ये वैल्यू आएगी 10 लाख। सेकंड ईयर की लास्ट की वैल्यू थर्ड ईयर के शुरू में हो जाएगी वही वैल्यू 10 लाख, क्योंकि हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखी हुई थी। तो ये एक ही बार में हमने बाई कैश 8.5 लाख में बेच दी। दूसरा, इस पे आज तक का जितना प्रोविजन हुआ था 2 लाख 2 साल का, वो एक ही बार में हमने इकट्ठा घटा दिया। अब घटा दिया तो अब हमें पता चलेगा कि इस पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि 10 लाख की एसेट थी और इस पे जो प्रोविजन 2 लाख आज तक डेप्रिसिएशन हो चुका था, तो इसकी जो बुक वैल्यू बच रही थी वो 8 लाख ही बच रही थी, और हमने बेच दी 850 में, तो 50,000 के प्रॉफिट पे बेच दी। जो प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा। फिर रूल यही है कि प्रॉफिट का मतलब एसेट की कीमत बढ़ी हो, और लॉस का मतलब एसेट की कीमत कम हुई। लॉस होता तो यहाँ रिकॉर्ड करते, प्रॉफिट है तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और इस प्रॉफिट को भेज दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहो, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं आजकल, एक ही बात है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा जो प्रॉफिट हुआ 50,000 50,000। ऐसा करके ये एसेट चूंकि अकेली थी हमारे पास तो बंद हो गई, और ज्यादा एसेट होती तो बाकी एसेट आगे वैसे ही चलती रहती जैसे ये एसेट चल रही थी। 10,50,000 इस तरीके से 10,50,000 ये हो जाएगा। तो ये फर्क रहता है कि जब हम सेल करते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्या रोल रहता है। अब इसी के साथ हालांकि लंबा थोड़ा सा बन रहा है वीडियो, लेकिन इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण चीज और है उसको बता देता हूं। डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं तो ये जो डेप्रिसिएशन वाली कैलकुलेशन है इसको कभी कभी हम अलग दिखाने के लिए, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स है इसका जो सेल वाला मैटर है ये सारा एक अलग अकाउंट में दिख जाए पूरी कैलकुलेशन, उसके लिए
हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट का यूज करते हैं। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको भी देख लें, और वो आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा। और देखिए, एसेट डिस्पोजल का मतलब होता है कि एसेट को डिस्पोज करना, और इस डिस्पोजिंग को हम अलग से दिखा देते हैं, इसी को हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। यानी कि एसेट को डिस्पोज जब हम कर रहे हैं तो उसको अलग से दिखाएंगे। अब डिस्पोज कहाँ से हुआ ये जान लो। जब हमने बेचना शुरू किया तब डिस्पोज होता है। जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ तक तीसरे साल तक का ये 10 लाख तक तो ठीक है, और इसके बाद वाली ये जो एंट्रीज हैं, ये वाली जो एंट्रीज हैं, इनका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। ये वाली जो एंट्रीज हैं इनका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। कैसे होगा, यहीं से इसको अलग उठाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, कि जो एसेट बेचनी है, अगर यहाँ पे बहुत सारी एसेट होती मान लो, और हम केवल एक एसेट को बेचते, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पे अलग ले आते हैं पूरा मटेरियल। मान लो ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट एसेट अकाउंट का ही एक अंग होता है, फिक्स्ड एसेट का ही एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम एसेट के डिस्पोजल को दिखाते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, इसमें से हमें एक एसेट का डिस्पोज करना है जिसकी वैल्यू 10 लाख। इसका जब डिस्पोज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ अब कुछ नहीं रखा जाएगा, और यहाँ पे हम भेजेंगे इस एसेट को, यहाँ से पूरा हम भेज देंगे 10 लाख की जो एसेट है, इसको हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेजेंगे। उसके लिए एंट्री करेंगे बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और ये जो 10 लाख रुपए हैं ये हमने पूरी की पूरी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो भेज दी डिस्पोजल में। डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी वहां से जो भेजी, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्योंकि ये आया है फिक्स्ड एसेट अकाउंट से। जिस भी एसेट का नाम होगा वो लिख दिया जाएगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट में एसेट डिस्पोजल से जो अमाउंट है 10 लाख रुपए वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे डिस्पोज करना शुरू कर देंगे, जो काम वहां पे किया था वो यहाँ पे हम इस बार अलग से करेंगे बाई कैश अकाउंट। जितने में हम बेच रहे हैं, हम बेच रहे थे उसको 8.5 लाख में, तो 8,50,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। इस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, यानी कि जो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन था या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हो एक ही बात है, वो कितना था, तो हमें पता है कि 2 साल में 2 लाख लगा था, तो जितना लगा था वो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो इस पे बेचने पे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो पता चल रहा है 10 लाख की एसेट थी फिक्स्ड एसेट जिसकी वैल्यू, उस पे डेप्रिसिएशन 2 लाख लग चुका था, एक्यूमुलेट हो चुका था, इकट्ठा हो चुका था, तो कुल 8 लाख ही बची थी इसकी वैल्यू, तो हिसाब से 8.5 में बिक गई, तो प्रॉफिट हो गया 50,000 का। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम या तो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट एंड P&L लिख देते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया कितने का, 50,000 रुपए का, तो वो 50,000 यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट्स में। और इस तरीके से टोटल हमारा एसेट का हो गया डिस्पोजल पूरा का पूरा, ये एसेट खत्म। ये जो एसेट का डिस्पोजल था वो एसेट से लाके अलग दिखा दिया हमने, सारा वही काम, बस यही होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो व्हाट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट? एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज एन अकाउंट which is prepared to show the disposal of an asset. We record the value of asset, we record the sale value of the asset, we record the provision, and we find out the profit or loss on sale through this account. Automatically this account closed when the asset has been sold. जब बिक जाती है वो तो वैसे ही अकाउंट